मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल मन्नत क्लासेस पल्लू पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आज हम बात करेंगे पर में 1.3 और अन्य उदाहरणों पर। वीडियो को शुरू करो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं पर में, देखते हैं सबसे पहले पर में 1.3 क्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P क्या एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वह क्या होती है? अभाज्य संख्या। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। P है वो कह रही कि a स्क्वायर में विभाजित करती है, यानी a स्क्वायर में भाग जाता है P का, तो P का a में भी भाग जाएगा। P है उसका a में भी भागे जाएगा। a क्या है? भी धनात्मक है, पूर्णांक है। अब ये प्रमेय देखने में अलग से लग रही है, एकदम आसान प्रमेय है। करेंगे कैसे? सबसे पहले मैं आपको ये चीजें बताता हूं। यहाँ पर साइड में आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, इसलिए मैंने पहले ये प्रश्न को हल कर लिया है। जिससे बात करते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है। हम मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक 10 है। कोई क्या मान लें? सबसे पहले मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक 10 है। एक बात हो गई। अब P एक अभाज्य संख्या है। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या क्या आएंगे भी? 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 आएंगे। आगे दे रखे यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, हमने a क्या माना है? 10 माना है। a क्या माना हमने? 10 माना है। 10 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना होगा भी? 100 आ जाएगा। 10 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। अब P है जो अभाज्य गुणनखंड है इस 10 के, कोई भी हो सकता है, 5 ले लो या 2 ले लो। P है वो a का अभाज्य गुणनखंड है, आप 2 या 5 में से कोई एक संख्या मान लो। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 का भाग 2 भी कितनी बार जाएगा अभी? 20 बार। कितनी बार जाएगा? 20 बार। अब देखो a माना था हमने 10 और a का स्क्वायर किया था, कितना आया था अभी? 100। उस पर P का भाग दिया था, P हमने लिया है 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 20 बार। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अगर P अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है, P a को भी विभाजित करेगी, यानी P का भाग है अगर a स्क्वायर में जा रहा है तो P का भाग a में भी जाएगा। अब देखो a हमने क्या लिया था अभी? 10 लिया था। a हमने क्या माना था? 10। और P क्या लिया था हमने? भी अभाज्य गुणनखंड है, आप 2 और 5 में से कोई संख्या ले सकते हो, तो हमने 5 में लिया तो 5 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो दोनों बात सत्य है, जा रहा है ना। अब इसको थ्योरेटिकल रूप में लिखना कैसे है वो मैंने लिख के आपको पहले बता दिया है। सबसे पहले क्या लिखा दिया है? a धनात्मक पूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक 2 प्रश्न में दे रखा है। a बराबर a के अभाज्य गुणनखंड है। यहां पर तो क्या आई थी? 2 और 5। इसको हम P1 के रूप में लिखेंगे। P1 P2 P3 Pn है। a के अभाज्य गुणनखंड क्या मान लेते हैं? P1 से लेकर Pn तक है, जहां पर P1 P2 Pn अभाज्य संख्या है। भी गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं हम, तो संख्या क्या होती है? अभाज्य तो होगी। उसके बाद में a का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर किया था, 100 आया था। यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर। अब प्रश्न में दे रखा है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया P a स्क्वायर को विभाजित करती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता गुण से। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि अभाज्य गुणनखंड हमेशा अद्वितीय होते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमेशा अद्वितीय होते हैं। अगर 2 और 5 आ रहा है तो इसको आप किसी प्रकार हल कर लो, हमेशा 2 और 5 ही आएंगे। हो सकता है पहले 5 आ जाए, बाद में 2 आ जाए, क्रम चेंज हो सकता है, परंतु गुणनखंड हमेशा यही रहेंगे। P है वो P1 P2 P3 Pn में से एक है। अब जो हमने P माना है भी, जिसका हमने भाग दिया है, वो कह रहा है भी इन जो ये अभाज्य गुणनखंड है इनमें से कोई एक संख्या है। अतः P1 एक को भी विभाजित करेगा। भी इनमें से कोई एक संख्या मान ली तो श्योर है इसमें भाग देगा इसमें। तो ये तो था प्रैक्टिकल के रूप में और ये थ्योरेटिकल के रूप में, यानी लिखना ऐसे है इसको। वैसे ये प्रमेय परीक्षा के अंदर इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए।
अब हम प्रमेय 1.4 करते हैं। प्रमेय 1.4 है √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोगों ने √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये अगर ढंग से आपने सीख लिया तो √2 की जगह हम √3 भी कर सकते हैं, √5 भी कर सकते हैं, √7 भी कर सकते हैं। यानी एक सवाल अगर हम ढंग से कर लेंगे तो आगे के सवाल हम अपने आप ही कर सकते हैं। देखो किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमें मानना है √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या मानेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, संख्या है, मान लिया भी। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी बट्टे के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे समझे। तो ये हमने परिमेय संख्या मानी है, तो √2 के बराबर क्या लिख देंगे? A/B लगा दें। √2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? अगर परिमेय संख्या है तो A/B लगा सकते हैं। परिमेय संख्या होती है, इसे A/B के रूप में या P/Q के रूप में लिखते हैं हम। यहाँ पे हमने बोला क्या था? परिमेय संख्या, तो √2 बराबर लिख दिया A/B। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं A और B क्या है? A B सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं कि बोलो सर सहअभाज्य संख्या क्या होती है? अरे भाई सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसमें अगर उन दोनों संख्याओं का आक्षेप निकालें तो हमेशा एक आता है। यानी वे संख्याएं जिनका आक्षेप एक आए वे सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं। यानी A और B का आक्षेप क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। ये चीज हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हम पक्षांतरण करते हैं, यानी √2 और ये 2B है, इसके बटे में 2 के क्या आ जाएगा? भी गुणा में आ जाएगा, बराबर क्या रहेगा? A। अब दोनों पक्षों का वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर करो भी वर्ग। कैसे करते हैं? देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो एक बार ऐसे लिख लो, √2 के ऊपर वर्ग लगा निशान लगा देंगे और 1 के ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। √2 का √2 से गुणा होगा क्या आएगा? 2, और B का B से गुणा होगा तो क्या आएगा? B स्क्वायर बराबर 1 का क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। अब देखो ध्यान रखने वाली बात यहां पर है, ये 2 इनके गुणा में A स्क्वायर की क्या जाएगा? भाग में जाएगा। तो A स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा भी, A स्क्वायर में 2 का भाग चला जाएगा। अगर A स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो A में भी 2 का भाग जाएगा। ये पर में हमने 1.3 सिद्ध की थी। अगर P स्क्वायर से A स्क्वायर विभाजित हो रहा है P से, तो P से A भी विभाजित होगा। इसी प्रकार इसमें देखो अगर 2 इसी गुणा में यहाँ क्या जाएगा? इसके भाग में। तो A स्क्वायर में अगर 2 का भाग जा रहा है तो A में भी श्योर है 2 का भाग जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहां लिखेंगे A स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, यानी A स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, विभाजित होता है। अगर A स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो A भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। आता है A भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे कैसे करें? और देखो जहां पर हमने A को मान 2 से विभाजित किया है तो उसी संख्या के आगे जितना यहाँ पे गुणा में है वह है C के रूप में मानना है, जिसे हम मानेंगे पुनः माना A बराबर, यानी A को विभाजित किया हमने तो A के बराबर मानना है। क्या मानेंगे? जो यहाँ पे गुणा 2 से विभाजित किया 2C मान लेंगे, 3 से विभाजित किया 3C मान लेंगे, 5 से विभाजित किया तो 5C मान लेंगे। A बराबर क्या मान लेंगे? 2C। A बराबर क्या मान लिया? 2C है, जहां C एक पूर्णांक है, जहां C पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या यहां पे हम लिख सकते हैं B नॉट इक्वल 0। अब क्या करेंगे? देखो A का मान है वो समीकरण 1 में रखना है।
ए बराबर हमने 2c मान लिया। अब ये ए का मान उठा करके किस में रखना है, समीकरण नंबर 2 में, यानी ए की जगह 2c रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर रखो भाई, 2b² की जगह तो 2b² आ जाएगा। ठीक है, ए के ऊपर स्क्वायर लगे, हमें तो केवल ए का मान रखना है, तो ए की जगह क्या लिख देंगे, 2c लिख देंगे हम, और ऊपर इसके स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 2b² बराबर, इधर होगा 2 का वर्ग 4c² हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा, इसमें भाग लगेगा, तो b² बराबर क्या आएगा अभी, 2c² हो जाएगा। देखो 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2c²। अब यही कंडीशन से हम यहाँ पे बनती है। देखो यहाँ पर तो 2 किसके गुणा में था, b के, तो हमने विभाजित किसको बताया था, a² को। अब की बार 2 किसके गुणा में है, c के गुणा में है, तो विभाजित किसे बताएंगे, b को। हम लिखेंगे यहाँ b² 2 से विभाजित होता है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। या लिखेंगे यहाँ b² 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, तो b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक समझो आगे। और देखो समीकरण हमने यहां पे क्या माना था, a और b को हमने सहभाज्य संख्या माननी थी। इसका अर्थ था कि a और b में दोनों में एक जैसी संख्याओं का भाग नहीं जाना चाहिए, यानी इनका अच्छे निकाले तो एक आना चाहिए, एक के अलावा कोई एक सा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ पर हमने 2 का भाग दिया, किसमें, a² में 2 का भाग जा रहा है, और a में भी 2 का भाग जा रहा है, यानी a में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर b में भी 2 का भाग जा रहा है। तो अरे भाई यहाँ पे हमने सहभाज्य संख्या मानी थी, दोनों में एक जैसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, परंतु यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है। तो इसका क्या अर्थ हो गया, यानी जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो परिकल्पना हमारी क्या है, भी गलत है। वो परिकल्पना क्या हमारी गलत है, क्योंकि हमने सहभाज्य संख्या मानी थी, परंतु ये सहभाज्य नहीं आ रही, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, ये तो भाज्य संख्या होगी। तो हमारी पूर्व परिकल्पना क्या है, गलत है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 2 अभाज्य 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, श्योर है। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि हमारी पूर्व परिकल्पना √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है, गुणनखंड है, अतः हमारी पूर्व परिकल्पना √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, पूर्व में परिकल्पना क्या की थी, हमने क्या सोचा था कि √2 क्या एक परिमेय संख्या, जो कि क्या निकल गई भाई, गलत आ गई। तो ये गलत होगी तो क्या होगी, √2 एक अपरिमेय संख्या तो होगी। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया अभी सीधे अपना, इतना था। अब देखो अगर आपने √2 को अगर एक बार इस तरीके से समझ लिया, तो आगे की संख्याओं में हमें क्या करना है, प्रश्न आ जाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो जहां जहां मैंने 2 लिखा है उसकी जगह आप 3 लिखेंगे। ये निशान भी चेंज नहीं करने, हमें √ का निशान है तो √ का निशान रखना है ऊपर। जहां जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। और सेम थ्योरी लिखनी है, इसको भी चेंज नहीं करना है। चेंज इतने करना है, जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। √5 आ गया तो 2 की जगह क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे। √7 आ गया
तो 2 की जगह क्या लिखोगे, √7 हो गया। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम कि √7 एक अप्रिमेय संख्या मानेंगे, √7 बराबर a बटा b। यहाँ पे लिखते हैं √7b बराबर a, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब √7 होगा, उसका वर्ग क्या आएगा, 7b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 7 से विभाजित होता है, अतः a भी 7 से विभाजित होगा। यानी जो प्रक्रिया हमने इस सवाल में की है वही √3 के लिए करनी है, वही √5 के लिए करनी है और वही √7 के लिए करनी है। मुझे उम्मीद अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर ये पर मैं आपको अच्छी तरह से समझ में आई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम।